हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस लाइव क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस लाइव क्लास के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ शिक्षण विधियाँ। जो टॉपिक है आपका टीचिंग मेथड्स का जो टॉपिक है, ये आपका आईसीटी का जो मैंने उस दिन बोला था कि आईसीटी की क्लासेस कंप्लीट हो गई, उसमें एक टॉपिक मैंने देखा। तो सिलेबस जब मैं देख रहा था कि कौन कौन सा टॉपिक कोई छूटा तो नहीं है, तो उसमें मैंने देखा कि एक टॉपिक छूटा है आपका शिक्षण विधियाँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपका, ये जान लीजिए आप लोग, माइक्रो टीचिंग हो गए या फिर शिक्षण विधियाँ हो गई। ये आपके सिर्फ आईसीटी में ही नहीं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ही नहीं, सभी विषयों में आपको काम देने वाला टॉपिक है। क्योंकि इसमें जो ऐसे शिक्षण विधियाँ होती हैं जो आपको सामाजिक विज्ञान में भी काम आती हैं, कुछ ऐसी शिक्षण विधियाँ होती हैं जो गणित में काम आती हैं, कुछ ऐसी शिक्षण विधियाँ होती हैं जो विज्ञान में काम आती हैं। तो आपके सभी विषयों में ये काम आने वाला टॉपिक है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा ध्यान से। और अगर आप लोग सिर्फ बीएड कर रहे हैं, इसके बाद आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम देंगे या फिर आप लोग केवीएस के एग्ज़ाम देंगे, एनवीएस के एग्ज़ाम देंगे, कोई भी आप सेंट्रल के DSSB के अंतर्गत जो भी आते हैं उसके एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर पूछेगा। क्योंकि टीचिंग मेथड ही है, आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको टीचिंग मेथड पता होना चाहिए। तो आज की कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में। और डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस चलती ही हैं, तो इसके लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलते रहें। सबसे पहले जानते हैं शिक्षण विधियाँ होती क्या हैं, टीचिंग मेथड्स आखिर होता क्या है। तो शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ पठन पाठन को आनंदमय एवं रुचिकर बनाते हैं। शिक्षण का अर्थ होता है अध्ययन करना और विधि का अर्थ होता है तरीका। अब यहाँ पे शिक्षण विधियों का मतलब है, शिक्षण का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन कराना किस विधि से, किस विधि से हम बच्चों को अध्ययन कराएंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे अध्ययन के लिए, जिससे क्या हो कि क्लास की जो आपके रुचिकर जो पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, वो रुचिकर ढंग से पढ़ा सके, उनको उनकी रुचि आप पढ़ाई में लगा सके, उनका मन लगा रहे क्लास में। तो ऐसे किस विधि का आप प्रयोग करेंगे, यही आपको यहाँ पे बताती हैं शिक्षण विधियाँ। वह तरीके जिनका प्रयोग करते हुए शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। अगर मैं आपको अभी कुछ बता रहा हूँ, तो जैसे व्याख्यान दे रहा हूँ मैं, तो या भाषण दे रहा हूँ मैं, तो कोई ना कोई यहाँ पे तरीका है ना जिससे मैं आपको ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, उन्हें शिक्षण विधियाँ कहते हैं। जिस भी तरीके से, जिस भी युक्ति से मैं आप लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, वो शिक्षण विधियाँ कहलाएंगी। शिक्षण विधियों का संबंध विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से है, यानी कि विषय वस्तु को कैसे प्रस्तुत करना है। जैसे मैं आपको इस समय शिक्षण विधियाँ पढ़ा रहा हूँ, तो विषय वस्तु को कैसे यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको, यही आपका शिक्षण विधियाँ कहता है, यही आपको शिक्षण विधियाँ बताता है। शिक्षण विधियों के निर्धारण एवं चयन पर जो शिक्षण विधि, जैसे हम अभी आपको बोलें कि व्याख्यान विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो व्याख्यान विधि का प्रयोग हम किन विषयों में कर सकते हैं, किन विषयों में नहीं कर सकते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका पाठ्यक्रम डिसाइड करेगा ना, कि आपको पढ़ना कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो डिसाइड करेगा कि शिक्षण विधियों को, कौन से शिक्षण विधि का हम चयन करें। पाठ्य वस्तु की यहाँ पे प्रकृति के आधार पर ही हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। प्रस्तुतिकरण के ढंग को शिक्षण विधि कहते हैं, यानी कि किस तरीके से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी मैं आपको जैसे व्याख्यान दे रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको कुछ दिखाऊं तो उसको प्रदर्शन विधि कहेंगे। हो सकता है मैं आपको कोई उदाहरण बताऊं तो उदाहरण विधि कह देंगे उसको। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहीं बाहर ले जाऊं कुछ दिखाने के लिए, कुछ भ्रमण पे ले जाऊं कुछ सिखाने के लिए, कि शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो वो भ्रमण विधि हो जाएगी। या फिर मैं आपको प्रयोगशाला में कोई चीज़ आपसे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो प्रयोगशाला विधि हो जाएगी, लेबोरेटरी मेथड हो जाएगा वो, टीचिंग मेथड। तो ये शिक्षण विधियाँ आपके पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम के ऊपर डिसाइड करती हैं कि किन शिक्षण विधियों का आप प्रयोग करेंगे और कब करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग शिक्षण विधियों के बारे में समझ गए होंगे। अब शिक्षण विधियों के बारे में देखिए थोड़ा सा, और उसके बाद इसकी परिभाषा भी देखेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को बस ये तो है नहीं कि पता होना चाहिए कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं, आपको बीएड में आप कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखने के लिए कंटेंट भी होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए दीर्घ उत्तरी में आ गया कि शिक्षण विधियों के बारे में बताइए, और 3 शिक्षण विधियाँ या 4 शिक्षण विधियों के बारे में आप डिटेल में वहाँ पे आपसे पूछ ले कि व्याख्या करिए उसकी, तो आप जब पढ़े रहेंगे डिटेल में तभी तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षण विधियों में के उपयोग में शिक्षण प्रविधियों की सहायता ली जाती है। जैसे अगर कोई शिक्षण विधि में कर रहा हूँ, उसके बीच में अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रश्न पूछ रहा हूँ बच्चों से,
तो प्रश्न क्या है, प्रश्नीकरण प्रविधि होती है। विधि के अंदर हम किसी विधि का यूज करते हैं तो वो विधि प्रविधि का कार्य करती है। एक शिक्षण विधि के में अन्य कई शिक्षण प्रविधियां हो सकती हैं। जैसे व्याख्यान के अंदर मैं प्रश्न पूछ लूँ तो प्रश्नीकरण विधि हो गया, प्रविधि हो गया। उदाहरण पूछ लूँ कोई तो उदाहरण प्रविधि हो गया। तो ये हो गए आपके शिक्षण विधियों के अंतर्गत शिक्षण प्रविधियां। आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कोई कि शिक्षण प्रविधियां क्या होती हैं, तो शिक्षण प्रविधियां वे विधियां होती हैं जो हम शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। अब परिभाषाएं देखिए। जॉन डेवी के अनुसार पद्धति का, यहाँ पे पद्धति या फिर विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। जॉन डेवी कहते हैं पद्धति, यहाँ पे शिक्षण विधियों का नाम नहीं लेते, पद्धति बोलते हैं इसको। पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री का व्यवस्थित करके उसको निष्कर्षों तक पहुँचते हैं। जॉन डेवी का आप परिभाषा समझ गए। अब यहाँ पे डॉक्टर सरोज सक्सेना जी हैं, इनकी परिभाषा भी देख लीजिए आप। वास्तव में शिक्षण विधि विषय सामग्री को छात्रों तक पहुँचाने का एक माध्यम है। ये इनकी परिभाषा आपको याद हो जाएगी, बहुत सरल भाषा में इन्होंने बोला है डॉक्टर सरोज सक्सेना ने। वास्तव में शिक्षण विधि विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने का एक माध्यम या उद्देश्य है जो उद्देश्य प्राप्ति में भी अपना सक्रिय योगदान प्रदान करता है। तो डॉक्टर सरोज सक्सेना, जॉन डेवी के बारे की परिभाषाएं आप लोग याद कर लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि आप लिखेंगे तो उसकी परिभाषाएं भी कम से कम 102 परिभाषाएं भी आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आते हैं शिक्षण विधियों के प्रकार। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट आपसे कोई भी प्रकार पूछ लेगा, उसमें बोल देगा कि ये शिक्षण विधि है कि नहीं, तो आपको पता होगा सभी प्रकारों के बारे में, तभी आप इसको बता पाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, ब्लू से लिखा गया है यहाँ पे, जैसे ये चीज चारों ब्लू पेन से लिखी गई हैं। इसके आगे देखेंगे ये ब्लैक से लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है क्योंकि शिक्षण विधियाँ यहाँ पे मैं आपको देखेंगे, देखिए व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, योजना विधि है, समस्या समाधान विधि है, खोज विधि है जिसको ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अन्वेषण विधि भी कहते हैं, आगमन विधि है, निगमन विधि है जिसका हम गणित में प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला विधि इसका हम साइंस में प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में, पर्यटन विधि अगर हम दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें पर्यटन विधि का प्रयोग करते हैं, उदाहरण विधि हो गया, साक्षात्कार विधि हो गया, इंटरव्यू मेथड जिसको कहते हैं, वाद विवाद विधि हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 विधियों के बारे में मैं बताऊँगा आप लोगों को, और एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है क्योंकि 12 शिक्षण विधियों के बारे में अगर एक ही वीडियो में बताने बैठ जाऊँ तो कम से कम 2 से ढाई घंटे की क्लास हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैं आपको आज की इस वीडियो में, इसको हम शिक्षण विधियों वाली वीडियोज़ को 3 पार्ट में यहाँ पे बांट चुके हैं। आज की पहली वीडियो में, पहले पार्ट में हम ये 4 शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, योजना विधि और समस्या समाधान विधि। उसके बाद सेकेंड पार्ट में भी 4 शिक्षण विधियाँ देखेंगे, और अगर हो सकेगा तो आपको थर्ड पार्ट में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि सेकेंड पार्ट में हो जाए, 1 घंटे की क्लास ले लूँगा आपका। अगर ज़्यादा बड़ी होगी, 1.5 घंटे के आसपास होगी, तो इसको 2 पार्ट में और डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 3 पार्ट में मान के चलिए कि आपका इस शिक्षण विधियों वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। क्योंकि एक एक चीज़ बतानी है आप लोगों को, एक एक चीज़ समझाना है, तो जल्दी जल्दी करके ऐसा तो नहीं बस सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको समझाना भी एक एक पॉइंट बारीकी से। तो आराम से देखते हैं, 2 वीडियो की जगह 3 वीडियो हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो में हम पहले 4 विधियाँ देखेंगे, शिक्षण विधियाँ, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, योजना विधि और समस्या समाधान विधि। व्याख्यान विधि की तरफ चलते हैं। लेक्चर मेथड, अभी मैं आपको लेक्चर ही दे रहा हूँ ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है। लेक्चर मेथड में हम भाषण देते हैं, व्याख्या करते हैं या फिर कोई कथन बोलते हैं। व्याख्यान का अभिप्राय पाठ को भाषण के रूप में पढ़ने से है। अगर मैं मैथ पढ़ाता तो क्या इस तरीके से पढ़ा पाता आपको? वहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल कराने होते, सूत्र याद कराने होते, सूत्र बताने होते, सूत्रों की व्याख्या करनी होती, तो वहाँ पे तो भाषण नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे टीचिंग मेथड्स के बारे में, तो यहाँ पे मुझे आपको व्याख्यान तो देना ही है। तो व्याख्यान का अभिप्राय ही है भाषण के रूप में उस पाठ को पढ़ना। इसमें शिक्षक अपने मुख्य बात को मुँह से बोल के पढ़ता है। इसको कथन विधि, टेलिंग मेथड भी कहते हैं, या फिर इसको भाषण विधि भी कहते हैं। अगर आपसे भाषण विधि पूछ ले या फिर आपसे कहे कि कथन विधि क्या है, तब भी समझ लीजिए कि आपसे वो व्याख्यान विधि के बारे में ही पूछ रहा है। इस विधि में शिक्षक द्वारा छात्रों को जो ज्ञान दिया जाता है उसका मुख्य स्रोत और केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। इसमें मैं आपसे, जैसे आपको मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, मैं आपको भाषण दे रहा हूँ,
तो आप श्रोता हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो इसमें क्या है, मुख्य बिंदु मैं हूँ, मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं ही आपको सारी चीज़ें पढ़ाए जा रहा हूँ, आप सिर्फ शांति से बैठ के समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्य केंद्र बिंदु जो होता है वो शिक्षक होता है। इस विधि में मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है। इस विधि में शिक्षक संबंधित विषय वस्तु को पहले से तैयार करके तथा कक्षा में छात्रों के समक्ष भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। अगर मैं ये पूरी स्लाइड बना के ना ले आऊँ, पीपीटी पीडीएफ बना के ना ले आऊँ, तो क्या मैं आपको इस तरीके से पढ़ा पाऊँगा, भाषण दे पाऊँगा? दिक्कत होगी। इसलिए इसमें क्या होता है व्याख्यान विधि में कि जो भी मुझे पढ़ाना है, जो भी शिक्षक को पढ़ाना होता है, जो भी चीज़ बच्चों को बताना होता है, उसकी विषय वस्तु को पहले से ही वो कक्षा स्टार्ट होने के पहले ही वो तैयार कर लेता है, जिससे उसको आसानी होती है, हेल्प मिलता है उस चीज़ को बताने में। आप भी भाषण देने जाते हैं, जब स्टेज पे कभी 15 अगस्त 26 जनवरी को भाषण देने जाते हैं, तो आप भी हल्की सी 1 पेज का भाषण लिख के ले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें हिंट कि हाँ मैं बोलना स्टार्ट करूँ, अगर कुछ दिक्कत हो तो वहाँ से आप वहाँ से हेल्प ले लेते हैं। तो क्या है, भाषण विधि हो गई, कथन विधि हो गई, या फिर व्याख्यान विधि होगी, आप समझ गए होंगे। अब व्याख्यान विधि की यहाँ पे आगे की चीज़ें देखते हैं। छात्रों का कार्य शिक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई विषय वस्तु को अच्छे श्रोता के रूप में सुनना और समझना है। जब व्याख्यान में दे रहा हूँ तो एक अच्छे यहाँ पे स्टूडेंट की यही निशानी है कि वो अच्छे तरीके से सुने। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि वो बोलने से ज़्यादा अच्छी तरीके से वो जो उसको कोई चीज़ पढ़ा रहा है उसको सुने। इसके अतिरिक्त वह शिक्षण के बीच बीच में कुछ अपने जो उसके अंदर कुछ उत्सुकता होगी, कुछ प्रश्न होंगे, कुछ उसको समझ में नहीं आया होगा, तो प्रश्न के माध्यम से पूछ सकता है। इस विधि में शिक्षक पाठ संबंधित तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित क्रम से छात्रों के सामने भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाया कहीं भी भाषण दे दिया। पाठ जैसे आपको क्या बताना है पहले, फिर उसके बाद क्या, तो क्रमबद्ध तरीके से बताना होता है। यह सब कार्य शिक्षक की दक्षता एवं कुशलता पर निर्भर करता है कि वो कितना दक्ष है और कितना कुशल है। प्रायः सभी कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है तथा यह शिक्षक के अनुभव, योग्यता, अध्ययन एवं कौशल पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करता है बच्चों के सामने। आप देखते होंगे कभी ऐसे टीचर मिले होंगे आप लोगों को जो एक्सपीरियंस तो उनके पास बहुत है, लेकिन वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं कोई चीज़। तो क्या है, वो टीचर जो है उसके अंदर भाषण देने की, व्याख्या करने की, उसके अंदर कुछ न कुछ उस स्किल की कमी है। समझ गए? अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे भाषण, अब यहाँ पे व्याख्यान विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ नहीं पूछा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों से नहीं पूछूं तो भी आप बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो ज़रूर बताया करिए। मेरा उद्देश्य है, अगर आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट की क्लास ले रहा हूँ तो ये उद्देश्य है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अब आते हैं टॉपिक पे, व्याख्यान विधि का प्रयोग। जब किसी नवीन प्रकरण को प्रारंभ करना हो, जैसे आप कोई चैप्टर शुरू करना चाहते हैं तो उस समय व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं, उसका भाव बना सकते हैं। जब भूगोल की ऐतिहासिक यहाँ पे विकास एवं पृष्ठभूमि से परिचित कराना हो, बच्चों को हम भूगोल पढ़ा रहे हैं या फिर बच्चों को हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो उनको उस पृष्ठभूमि से जोड़ के पढ़ाना होगा, तो वहाँ पे हम भाषण का प्रयोग कर सकते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, जब पाठ्यक्रम को सीमित समय में समाप्त करना हो। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो जैसे लेक्चर हो, क्या होता है, आप क्लास में गए, टीचर लेक्चर देना शुरू किया और लेक्चर देते देते वो समाप्त कर दिया, बीच में उसको कुछ समझाना नहीं है, कुछ भी आपको एग्जाम्पल नहीं देना है, कुछ भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है उसको, सिर्फ उसका काम है लेक्चर देना, तो वो कम समय में समाप्त होगी कि नहीं होगी? अगर उसी के बीच में प्रश्न पूछा जाए, उसी के बीच में उदाहरण दिया जाए, उसी के बीच में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए व्याख्यान विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा कम समय लगता है। अगला है, जब पूर्व ज्ञान की जांच तथा पुनरावृत्ति करनी हो। अगर किसी चीज़ को रिवीजन कराना है बच्चों को, या बच्चों को कितना नॉलेज है ये पता करना है, तो वहाँ पे हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। पांचवा देखिए, जब एक ही समय में बहुत सारे छात्रों को शिक्षण करना हो। अब यहाँ जैसे आपके सामने 50-60 बच्चे बैठे हैं, तो व्याख्यान विधि के माध्यम से ही आप एक साथ सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कब कब किया जाता है। अब व्याख्यान विधि के गुण देख लीजिए। सबसे पहला गुण है, देखिए यहाँ पे,
यह विधि आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो हम कोई प्रयोग नहीं करते हैं, कोई प्रदर्शन नहीं करते हैं, कोई यहाँ पे ऐसी सामग्री नहीं दिखानी जो हम पैसे से खरीद के दिखाएं। इसमें सिर्फ आपके पास एक किताब हो और बच्चों के पास किताब हो, आप इस चीज़ को पढ़ा ले जाएंगे। दूसरा है, एक ही अध्यापक द्वारा एक समय में बहुत बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया आपके क्लास में 50, 60, 100 बच्चे हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 10 टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी। एक टीचर आराम से 100 बच्चों को पढ़ा ले जाएगा इस विधि के माध्यम से। तीसरा है, यह विधि तथ्यात्मक ज्ञान यानी कि फैक्चुअल नॉलेज एवं भूगोल की ऐतिहासिक विवेचना हेतु सर्वोत्तम विधि है। यानी कि ये विधि जो है व्याख्यान विधि, ये भूगोल के बारे में कुछ बता रहे हैं बच्चों को आप, या फिर कोई ऐसा तथ्य बता रहे हैं जो फैक्ट है, जो सही है, तो उसकी व्याख्या आप आराम से व्याख्यान विधि से कर सकते हैं। चौथा है, यदि शिक्षक यहाँ पे योग्य एवं अनुभवी हो तो छात्र उसके भाषण में से उत्साह, प्रेरणा, प्रस्तुतिगण आदि गुणों के एवं विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर टीचर के अंदर गुण है, व्याख्यान विधि की स्किल उसके अंदर अच्छे से डेवलप हुई है, तो क्या होगा, बहुत से देखे होंगे लोग कि भाषण के दौरान ऊबने लगते हैं, लेकिन आप वहीं पे देखेंगे कि बहुत से लोगों की भाषण आप सुन 1 घंटे का भाषण होगा तो भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो अगर आप कुशल हैं, एक अनुभवी शिक्षक हैं, तो आप भाषण के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से भी बच्चों के अंदर उत्साह, प्रेरणा जगा सकते हैं। पांचवा यहाँ पे गुण है, भूगोल में नवीन प्रकरणों का ज्ञान प्रदान करने तथा उनकी व्याख्या करने के लिए इस विधि का हम अत्यंत प्रयोग करते हैं। तो गुण समझ गए आप व्याख्यान विधि का। अब व्याख्यान विधि की हम दोष देखते हैं, सीमाएं देखते हैं, कमियां देखते हैं। यह मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिकूल है। आप मनोविज्ञान का सिद्धांत क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए ना, चाहे NCF 2020 हो गया, चाहे जो भी है, NEP हो गया, सभी कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, व्याख्यान विधि क्या है, शिक्षक केंद्रित है। अभी आपको बताया कि इसमें शिक्षक केंद्र होता है, जो बच्चे होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, आप सिर्फ सुनते हैं, टीचर बोलता है तो सक्रिय सिर्फ टीचर होता है, जो कि ये मनोविज्ञान कहता है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो उसके महत्व को यहाँ पे फॉलो नहीं करता। दूसरी कमी है, इस विधि द्वारा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं हो पाता, कोई भी चिंतन नहीं करते बच्चे, आप जो बोल रहे हैं सिर्फ उसको सुनते रहते हैं। इसमें अध्यापक का ही पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे बालकों को शिक्षक पर पूर्णतया निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि इसमें सिर्फ टीचर एक्टिव रहता है, आपको बता चुका हूँ, और बच्चे जो रहते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं। इसलिए बच्चों का जो पूरा आश्रय रहता है, आश्रय वो टीचर के ऊपर रहता है, आश्रित रहते हैं वो टीचर से। प्रत्येक अध्यापक कुशल वक्ता हो ये संभव नहीं, सभी के टीचर्स के अंदर बोलने की क्षमता हो जरूरी नहीं है, तो ये कमियाँ हो गई व्याख्यान विधि की, तो इसका प्रयोग सभी भी टीचर नहीं कर पाएंगे। यह विधि प्रत्येक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे व्याख्यान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए कभी आपने सुना है कि लेक्चर चल रहा है? छोटे बच्चों के क्लास में कक्षा 1 से लेकर 5 तक कभी कोई कहते मिला आपको कि लेक्चर चल रहा है? नहीं मिलता। बड़े बच्चों के लिए, डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप, इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर सुनेंगे कि लेक्चर यार, लेक्चर छूट गया, लेक्चर चलिए लेक्चर करते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं। तो जो व्याख्यान विधि होती है वो बड़े बच्चों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि उनके सोचने समझने की क्षमता विकसित हो चुकी रहती है। व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी कमी यही है कि छोटे बच्चों के लिए ये प्रभावशाली नहीं होता। तो ये हो गया व्याख्यान विधि। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा व्याख्यान विधि के गुण क्या हैं, व्याख्यान विधि के दोष क्या हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, व्याख्यान विधि क्या है। अब आप बताइए, आप लोगों को व्याख्यान विधि अगर समझ में आ गया हो तो यस करके बताइए क्या हाँ आप लोगों को समझ में आ गया। फिर दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी विधि है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि का मतलब जैसे नाम ही है, कुछ चीज़ दिखा के, कुछ चीज़ सुना के बच्चों को कुछ न कुछ यहाँ पे टीचिंग की जाती है। प्रदर्शन विधि शिक्षण की एक अत्यंत प्रभावी विधि है, क्योंकि इसमें ज्ञान स्थायी हो जाता है। अगर किसी को कोई चीज़ दिखा के आप कोई चीज़ उसको समझाएंगे तो वो स्थायी हो जाएगा। इसके माध्यम से विषय वस्तु को विद्यार्थियों की समझ दृश्यात्मक एवं श्रव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इसकी विधि के माध्यम से बच्चों के सामने हम जो भी प्रस्तुत करते हैं शिक्षण के दौरान, वो हम उसको बच्चों को या तो दिखा के प्रस्तुत करते हैं या फिर उसको कुछ सुना के प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी सुनने की अपेक्षा देखकर ज्ञान को अधिक प्रभावी ढंग से ग्रहण करता है। यानी कि इसमें बच्चों को अगर हम दृश्यात्मक चीज़ें पहलू दिखाएं, साथ ही साथ उसको हम अगर उस चीज़ को सुना भी दें तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ प्रभावी हो जाएगी। अध्यापन में इन दोनों का संयुक्त प्रयोग
किया जाने जाए तो शिक्षण को और ज़्यादा, यही मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कोई चीज़ आप वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो सुनने से ज़्यादा अच्छे से याद होगा या देख के कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद होगा? तो आप कहेंगे देख के। लेकिन अगर आपको दिखाया भी जाए कोई चीज़, साथ ही साथ वो चीज़ आप सुन भी लें, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ उस पर कमांड हासिल हो जाएगा। और क्या होगा, विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न भी हो जाएगी। अगर कोई चीज़ बच्चों को दिखा के हम पढ़ा रहे हैं, जैसे ये टीचर है, देखिए ये टीचर है अपने बच्चों के सामने, यहाँ पे बुक है इसके हाथ में, बुक में यहाँ पे कोई चीज़ फिगर है, इसको दिखा के बच्चों को समझा रही है। तो बच्चों को क्या होगा, अगर सिर्फ भाषण दे दिया जाता तो उनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उसको चीज़ को दिखा के बताया जा रहा तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं प्रदर्शन विधि के गुण क्या हैं। सबसे पहले देखिए, पहला गुण है प्रदर्शन विधि से विषय वस्तु की सही समझ एवं ज्ञान का विकास होता है। अगर किसी को हम कोई चीज़ दिखा के उसको कुछ समझाएं तो वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ पाएगा। दूसरा है, प्रदर्शन विधि में कक्षा में शिक्षक छात्र संबंध अधिक स्वस्थ हो सकते हैं। यानी कि अगर हम बच्चों को कोई चीज़ समझा रहे हैं, उसमें हम अगर कोई दृश्यात्मक सामग्री, श्रव्यात्मक सामग्री भी दिखा दें, तो छात्रों और शिक्षक के बीच में जो संबंध होता है और वो प्रगाढ़ हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को ये वहाँ पे शिक्षक के ऊपर ये भरोसा हो जाएगा कि शिक्षक हमको अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता है। तीसरा है, प्रदर्शन विधि की लागत कम होती है, लेकिन शिक्षकों को प्रभावी ढंग से सोचने और अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। प्रदर्शन विधि में जैसे आप चार्ट के माध्यम से कोई चीज़ दिखा रहे हैं, कोई मॉडल बना के लेके, तो बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली नहीं होती, लेकिन किस मॉडल का, किस चार्ट का सही समय पे कहाँ पे यूज करना है, ये एक अच्छे शिक्षक को ही समझ में आएगा। चौथा है, प्रदर्शन विधि में व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, परीक्षण विधि, समस्या समाधान विधि आदि शामिल है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे प्रदर्शन विधि के द्वारा कुछ दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे हम व्याख्या भी उस चीज़ का करेंगे दिखा के, हम उस चीज़ से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बच्चों का परीक्षण भी ले सकते हैं, कोई समस्या है बच्चे को तो उसका समाधान भी हो सकता है प्रदर्शन विधि के माध्यम से। पांचवा गुण है, इस पद्धति में छात्रों के में श्रवण और दृश्य शिक्षण के माध्यम से सोच कौशल, अवलोकन कौशल, समझ कौशल, निर्णय लेने का कौशल उसका विकास किया जाता है। जब बच्चों को कोई चीज़ दिखाएंगे तो वो बच्चे उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसको देखेंगे, अवलोकन करेंगे, उसके बारे में अपनी समझ विकसित करेंगे, या फिर उसके बारे में कुछ अपना निर्णय लेंगे। तो इन कौशलों का भी यहाँ पे प्रदर्शन विधि के द्वारा हम इन कौशलों का भी बच्चों के अंदर विकास करते हैं। अगला है, प्रदर्शन विधि की दोष कह सकते हैं, सीमाएं कह सकते हैं। यह विधि सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे अगर मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें क्या दिखाऊंगा, अगर मैं आपको भाषा के बारे में बता रहा हूँ तो उसमें क्या दिखाऊंगा, आपको समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ तो उसमें क्या प्रदर्शन दिखाऊंगा। तो ये सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर मैथ पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ तो उसमें तो आप प्रदर्शन कर देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या प्रदर्शन करेंगे। तो सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है प्रदर्शन विधि। दूसरा, यह विधि सभी शिक्षकों के लिए उपयुक्त नहीं है। कि अभी मैंने बोला था, जब गुण बता रहा था तभी मैंने बोला कि किस चार्ट का कब यूज करना है, किस मॉडल का कब यूज करना है, तो वो एक अच्छा शिक्षक, जो कुशल शिक्षक है वही समझ पाएगा। तो इसके लिए क्या है, प्रदर्शन विधि के लिए एक कुशल शिक्षक होने की ज़रूरत होती है, अनुभवी शिक्षक होने की ज़रूरत होती है। यह विधि महंगी हो सकती है, क्योंकि अभी जो आपको बताया, हो सकता है चार्ट या मॉडल के माध्यम से ना बच्चों को प्रदर्शन आप करा पाएँ। हो सकता है उसके लिए आपको कोई प्रोजेक्टर का ज़रूरत पड़े, कोई कंप्यूटर का ज़रूरत पड़े, तो वो महंगी होगी ना प्रदर्शन के लिए। तो यहाँ पे यह विधि महंगी भी होती है, ये कमियाँ हैं। तीसरी यह विधि आती है, अब रुकता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रुक गया तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। मेरा उद्देश्य है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो आपका कार्य बनता है कि आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत करिए, मैं कमेंट का आंसर तुरंत दूंगा आपका। ठीक है, वीडियो पढ़ाते पढ़ाते मैं आपके कमेंट का आंसर दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कमेंट करिए, अगर कोई चीज़ समझ में आ रही तो वो भी बताइए कैसी लग रही वीडियो आपको, और इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आधे घंटे का लगभग समय होने वाला है और अभी 2 विधियाँ बची हुई हैं। प्रोजेक्ट विधि, जिसको हम कहते हैं योजना विधि, प्रयोजना विधि भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। प्रयोजना विधि, योजना विधि, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड यानी कि योजना विधि शिक्षण की नवीन विधि है, बहुत पहले से नहीं चली आ रही, ये नवीन विधि है। इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ। शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए जो जीवन को समृद्ध बना सके। प्रोजेक्ट से क्या होता है, बच्चे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो उसका जीवन में प्रयोग क्या है उसके बारे में समझेंगे।
अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है, तो प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक जी। यह विधि अनुभव केंद्रित है, यानी बच्चे इसको करके सीखते हैं तो उनको अनुभव होता है। प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, आपको कभी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप खुद बनाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा। विद्यार्थियों को क्रियात्मक रूप से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि की दो यहाँ पे परिभाषाएं देख लीजिए। बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। यानी कि ये कहते हैं बेलार्ड जी कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे होता है वो यहाँ पे वास्तविक जीवन का ही लघु रूप होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि घर का मॉडल बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए घर पे, तो आप पूरा घर तो बना के ले आएंगे नहीं ना कॉलेज में। घर के रूप का एक थर्माकोल का बना के ले जाएंगे, तो वो वास्तविक जीवन का ही छोटा अंश होता है जिसे विद्यालय में आपको संपादित करना होता है। दूसरा है किलपैट्रिक जी, जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। ये क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि के बारे में? योजना यह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के रूप में, सामाजिक वातावरण के रूप में अंतर्गत किया जाता है, पूरा किया जाता है। अब प्रोजेक्ट विधि के कार्यप्रणाली देख लीजिए, जहाँ पे जिसकी कार्यप्रणाली होगी वो भी मैं बताता चलूँगा। तो प्रोजेक्ट विधि की कार्यप्रणाली है, पहला परिस्थिति निर्माण करना, सिचुएशन का निर्माण करना। दूसरा योजना का चुनाव करना, किस योजना से हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। योजना का यहाँ पे कार्यक्रम बनाना कि हमको ये योजना कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट हमको बनाना है। फिर उसके बाद योजना का कार्यान्वयन करना, यानी कि उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, उसको कंप्लीट करना। फिर कार्य का मूल्यांकन करना, यानी कि जो आपने बनाया है योजना उसका मूल्यांकन करना कि हाँ वो सही है या गलत है। उसके बाद छठवां है समस्त कार्यों का रिकॉर्ड तैयार करना। समस्त जो आपने कार्य किया है, जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसको अब रख लेना। हो सकता है दोबारा कभी उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़े तो उस प्रोजेक्ट को फिर से रख लेना, दोबारा हम उसको रीयूज करने के लिए उसकी रिकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि की कार्यप्रणाली है। अब आगे देखिए प्रोजेक्ट विधि के गुण। इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, उनको स्वतंत्र होकर कार्य करने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति दी जाती है, जिससे बच्चों के अंदर स्वतंत्रता का अभाव उत्पन्न होता है। योजना द्वारा बालक को प्राथमिकता मिलती है, यानी कि यहाँ पे बच्चे योजना बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे बच्चों की क्या रुचि है, उनके अंदर उनकी मनोवृत्ति क्या है, इसके बारे में जानने की जानकारी मिलती है। योजना विधि से बालक में प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है कि हाँ वो डरता नहीं है कि ये कार्य करें तो क्या होगा, वो प्रयोग करने की क्षमता इस विधि से उसके अंदर विकसित की जाती है। चौथा है इस विधि से प्राप्त ज्ञान वास्तविक और स्थायी होता है। जब आप कोई चीज़ प्रोजेक्ट के माध्यम से करेंगे तो आपका आजीवन हो जाएगा, उस चीज़ को आप हमेशा के लिए याद रख लेंगे, वो स्थायी हो जाएगा। बचपन में आप कागज़ की जहाज बनाते रहे होंगे या कागज़ की नाव बनाते रहे होंगे, तो क्या आप भूल गए हैं? वो आप कोई चीज़ अगर प्रोजेक्ट के माध्यम से करेंगे, योजना बना के करेंगे तो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा ज्ञान। बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुणों का विकास इसलिए होता है कि यहाँ पे योजना जब बनाएंगे तो वो कुछ न कुछ 2-4 बच्चे मिल के बनाएंगे, तो सहयोगात्मक कार्य करेंगे, एक दूसरे से मिल के कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, सामाजिक गुणों का विकास होगा उनके अंदर। योजना विधि के गुण हो गए। अब योजना विधि के दोष देख लीजिए। हमारे विद्यालय अभी तक, जैसे हमारे विद्यालय में या फिर आपके विद्यालय में अभी आपने भी देखा होगा कि इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हुए हैं कि वो प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च कर सकें, व्यय कर सकें। वो सारा खर्च बच्चों के पेरेंट के ऊपर आ जाता है, तो ये कमी है योजना विधि की। योजना विधि योजना पूरी होने में समय लगता है, यानी कि कोई योजना बनाना, कोई प्रोजेक्ट बना तो ऐसा तो नहीं तुरंत बन जाएगा, व्याख्यान दे रहे कि हाँ 10 मिनट में आप क्लास ओवर कर देंगे। योजना बना रहे तो उसमें कई घंटे कई दिन लग सकते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम आपको एक समय मिलता है कि हाँ 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर ही आपको पाठ्यक्रम पूरा करना है। अगर उसमें हम सभी चैप्टर्स में योजना ही बना के चलेंगे तो वो समय के साथ हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, ये कमी हो गई। तीसरा, इस विधि में अध्यापक का कार्य अधिक होता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अतः यदि छात्र अधिक हुए, जैसे आपकी क्लास में अगर 50-60 बच्चे हैं तो आप व्याख्यान तो दे देंगे सभी को एक साथ व्याख्यान विधि से, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए अगर हम अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट असाइन करने लगे और इसमें शिक्षक की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोजेक्ट बच्चों का पूरा कराए, तो सभी बच्चों का प्रोजेक्ट एक साथ, जब ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको पूरा कराना कठिन कार्य है, ये भी एक कमी है। कई बातों में छात्र कौशल का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता क्योंकि उचित वातावरण का अभाव हो जाता है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चों को दे दिए,
बच्चे घर पे गए, बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए बच्चों घर से पैसा मांगा, उनको नहीं मिला, तो क्या होगा, उनके अंदर वो प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से जो आप उनके अंदर विकास करना चाहते हैं वो हो पाएगा। तो ये भी एक कमी है प्रोजेक्ट विधि की। ये हो गया प्रोजेक्ट विधि की कमियाँ। अब चौथी विधि भी देख लीजिए यहाँ पे, चौथी टीचिंग मेथड समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि इसमें बच्चों को समस्या समाधान करने के बारे में उनके अंदर इस प्रकार का डेवलपमेंट किया जाता है कि वो खुद से समस्या का समाधान करना सीख जाए। समस्या समाधान विधि का प्रयोग छात्रों में समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। कि बच्चों को सबसे बड़ी क्षमता यही विकसित करना चाहिए कि वो खुद से कैसे समस्या का समाधान करें, और छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं अपनी समस्याओं को प्रयासों के द्वारा हल करें। छात्रों को समस्या दी जाती है, वे उसके कारणों को खोजते हैं। छात्र परीक्षण के बाद उस समस्या का उचित मूल्यांकन करते हैं। यह विधि छात्रों में चिंतन मनन, आप समस्या दे दिए, जैसे आपको मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, आप उसके बारे में सोचने लगेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर सोचने की और समझने की क्षमता का विकास होगा। तो समस्या समाधान विधि बच्चों के अंदर चिंतन मनन, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। छात्र जो कुछ भी सीखता है वो क्रिया के द्वारा सीखता है, खुद करके सीखता है। समस्या का समाधान खुद करने के लिए उसको मौका दिया जाता है, तो क्या होगा, ये उसके लिए अंदर स्थायी ज्ञान का विकास करेगा। अब यहाँ पे समस्या समाधान विधि का जो एक परिभाषा है स्किनर ने दिया है, आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। स्किनर ने किस जानवर के ऊपर अपना परीक्षण किया था? स्किनर ने किस जानवर के ऊपर अपना परीक्षण किया था? आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, स्किनर जी कहते हैं समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क दोनों होते हैं। स्किनर जी कह रहे हैं कि समस्या समाधान ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन और तर्क दोनों होता है। बच्चा चिंतन भी करता है और उसके ऊपर तर्क भी देता है समस्या समाधान विधि में। समस्या समाधान विधि के चरण देख लीजिए, इसमें कैसे कैसे समस्याओं का हम निदान करते हैं। पहले तो समस्याओं का चयन करते हैं कि कौन सी समस्या है, फिर उसके बाद बच्चों को बताते हैं, बच्चे चयन करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे समस्या का कारण जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या किस कारण से हो रही है। फिर समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करते हैं कि हाँ समस्या कैसे दूर की जाए, ये जानकारी उसकी इकट्ठा करते हैं। फिर समस्या का समाधान करते हैं, उसके बाद समस्या का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं कि व्यवहारिक जीवन में उस समस्या समाधान का कैसे यूज किया जाए। तो ये 5 चरण हैं समस्या समाधान विधि का। इन सभी चीज़ों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, या फिर नोट्स बना रहे हैं तो आप इसका प्रॉपर नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, अब आते हैं समस्या समाधान विधि के गुण। समस्या समाधान विधि के गुण देखिए, पहला है यह विधि छात्रों की भावी जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण देता है। बच्चों को जब आप उनके अंदर गुण विकसित कर देंगे समस्या समाधान विधि का, तो उनके जीवन में भी अगर कोई उनके समस्या आएगा तो उसका समाधान वो स्वयं से करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है यह छात्रों में विचार शक्ति एवं निर्णय शक्ति का विकास करता है। बच्चे समस्या का समाधान जब करेंगे तो वो सोचेंगे समझेंगे उसके बारे में कि क्या समस्या है, कैसे समस्या है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और वो उस पर निर्णय लेंगे, तो उनके निर्णय शक्ति का भी विकास करता है उसमें। तीसरा है छात्रों का मस्तिष्क इस विधि द्वारा सक्रिय और सजग हो जाता है। जैसे आपसे अगर कोई मैं रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लूँ तो आप कितने भी उस चीज़ से जुड़े ना हो, आप सोचने जरूर लगेंगे। तो ये समस्या समाधान विधि बच्चों के दिमाग को सक्रिय करता है और समस्या को समाधान कैसे सरलता से किया जाए इसके बारे में बच्चों को समझ में आता है। कोई समस्या है उसके कई समाधान होंगे, लेकिन उस समस्या का समाधान किस विधि से सबसे सरल तरीके से होगा, ये बच्चे के अंदर गुण विकसित हो जाएगा। चौथा है यह विधि छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करता है, यानी कि बच्चे जब समस्या का समाधान खुद से करेंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास होगा कि मैंने इस समस्या का समाधान कर लिया, अब मुझे कोई दूसरी भी समस्या आती है तो उसका समाधान भी मैं खुद से कर लूँगा। यह विधि स्वाध्याय का प्रशिक्षण देती है, यानी कि बच्चे के स्वाध्याय का मतलब खुद से उस चीज़ का अध्ययन करना। तो बच्चों को ये खुद से उस चीज़ का अध्ययन करने के लिए ये प्रशिक्षण देती है बच्चों को। तो समस्या समाधान विधि का गुण ये हो गया। समस्या समाधान विधि के दोष देख लीजिए। यह विधि उच्च स्तरीय कक्षाओं में ही सफल है। अब कोई बच्चा जो सोचने समझने लायक होगा वही तो समस्या समाधान कर पाएगा।
छोटे बच्चों के अंदर सोचने समझने की क्षमता ही विकसित नहीं है, उनके सामने अगर समस्या रख देंगे तो वो तो बैठे ही रहेंगे। तो ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, उच्च स्तर के बच्चों के लिए है, उच्च कक्षाओं के लिए। इस विधि में निष्कर्ष गलत होने पर भ्रम बन सकता है। अगर कोई बच्चा समस्या का समाधान निकाल दिया, लेकिन अगर वो निष्कर्ष गलत है तो दूसरा बच्चा उसको फॉलो करेगा, जिससे क्या होगा, भ्रम पैदा होगा। तीसरा कमी है, इस विधि में के प्रयोग में पर्याप्त समय लगता है। अगर समस्या समाधान के विधि ही अपना ली जाए पूरी क्लास में तो समस्या का समाधान ही करते रह जाएंगे, पढ़ाई कब होगी। तो इस विधि में पर्याप्त समय लगता है, इसलिए इस विधि का प्रयोग हर समय नहीं कर सकते हैं आप। चौथा है, इस विधि का प्रयोग योग्य अध्यापक ही कर सकते हैं, सामान्य अध्यापक नहीं कर सकते। कोई भी विधि है, जब तक वो स्किलफुल नहीं होगा, उस विधि के बारे में उसके अंदर स्किल नहीं डेवलप होगी, तब तक वो कोई भी टीचर इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाएगा। पांचवी कमी है, समस्या पर कई दिन कई हफ्ते काम करने पे विद्यार्थियों की क्या होती है, रुचि खत्म हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई समस्या आपको है, वो आपसे दूर ही नहीं हो रही है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन आप उसी समस्या पे लगे हुए हैं, तो क्या होगा, उस समस्या का समाधान करने की आपकी रुचि ही खत्म हो जाएगी। और वो क्या करेगा, दूसरी समस्या भी जब आएगी ना तो उसके ऊपर भी आप उतना ध्यान नहीं देंगे। तो ये कमी है समस्या समाधान विधि की। तो चारों यहाँ पे मैंने आपको शिक्षण विधियाँ बता दी हैं। टोटल 12 शिक्षण विधियाँ आपको पढ़ाना है, 8 शिक्षण विधियाँ और बची हैं, तो 2 क्लासेस में हो जाएंगी कंप्लीट, मुझे आशा है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को बीएड के सभी सेमेस्टर की क्लासेस बिल्कुल फ्री में चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। एक एक करके मैं सभी सेमेस्टर की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों से लेता हूँ। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, बीएड के सेकेंड सेमेस्टर की नोट्स। और अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।